Hello student, good morning to all. Today we studied about the process of speciation on the basis of theory of evolution. Due to the voyage of the Beagle and Darwin's experience, Darwin went to many different places on the earth, many different places on the sea, many different routes of the sea, many different islands of the earth, and they had found different varieties of species of flora and fauna. Flora means plants and fauna means animals. They had found, and they studied about their habitat, their characteristics of their bodies. They observed different types of food chain and food webs, homologous, different types of homologous characters, and their collection. They write a book of their basis of voyage of the Beagle. Darwin had written the book on the origin of the species by natural selection, while Wallace, another scientist who had also go to various places of earth and experiments, Wallace, the book Darwinisms, in which they proposed the evolutionary theory and provide evidence for the same. These books were published in the year 1859 and 1889 respectively. On the basis of voyage of Beagle and Darwin's experience, selection and evolution, we studied about the process of speciation on the basis of theory of evolution. Then our first topic is adaptation and speciation. We have studied that the beaks of finches showed variation according to the availability of food resources. डार्विन जो है वो बीगल के सफ़र के दौरान बहुत सारे डिफरेंट प्लेस में अर्थ के गए, डिफरेंट सी रूट्स से वो गए जहाँ पर उनको डिफरेंट फूड वेब्स और फूड चेन देखने को मिला, है ना, खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला देखने को मिली। डिफरेंट स्पीसीज़ के एनिमल्स और प्लांट्स, जंतु और पादपों का उन्होंने अध्ययन किया। वे जो है वो गलापागोस टापू में गए जहाँ पर वेरियस टाइप्स के फिंचेस उनको देखने को मिला। मतलब एक फिंच पक्षी जो है वो अलग अलग टापू में वहाँ पर जो उनके जो रिसोर्सेस हैं लाइफ के, मीन्स फूड है और हैबिटेट है, उसके आधार पर उनके बिक्स में और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गया, जिससे फिंच की बहुत सारी वैरायटी बन गई। और इसी प्रकार और भी जगह पर डार्विन ने डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज़ और फ्लोरा एंड फोना का, मतलब जंतु और पादपों का अध्ययन किया। उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर हमने पिछले क्लास में सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन पढ़ा था कि नेचर जो है वो उसी का सिलेक्शन करती है जो उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को बचा के रख पाती है, जो स्ट्रगल ऑफ लाइफ में अपने आप को स्टेबल कर पाती है। तो इस प्रकार ये जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज उत्पन्न होते हैं उनमें उनका जो चेंजेस है उसका बेसिस क्या है, उनका जो बेस क्या है ना, मतलब आधार क्या है। डार्विन ने अपने सफ़र के दौरान जो भी एक्सपीरियंस किया उसको अपने बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन में लिखा। और हमने एक और वैज्ञानिक वैलिस के बारे में भी पिछले उसमें पढ़ा था, जिसमें उन्होंने भी अपने सफ़र के दौरान विकासवाद को समझाया था, इवोल्यूशन को समझाया। तो वो डार्विन से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था और डार्विन के बुक के आधार पर एक बुक पब्लिश करवाया, डार्विनिज़म। ये जो है 1859 और 1889 में
पब्लिश हुआ था, ये दोनों बुक है ना, मतलब अलग अलग ईयर में। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, एडॉप्टेशन और स्पेसिएशन कैसे होता है। एडॉप्टेशन क्या होता है, स्पेसिएशन क्या होता है। We have studied that the beaks of finches variation according to the availability of food resources। हमने वह फिंच पक्षी के बारे में पढ़ा था कि उनका जो फूड का रिसोर्स था अलग अलग आइलैंड पर वो अलग अलग था। कुछ फिंच जो है वो कीड़े मकोड़े के खाते थे, कुछ फिंच जो है वो प्लांट्स के जो गुदे होते हैं उसको खाते थे, कुछ फिंच जो है वो फूल को है ना, फूल का रस चूसते थे, कुछ फिंच जो है वो ड्राई फ्रूट्स को खाते थे, नट्स जिनके बाहर का जो कवर होता है वो काफ़ी हार्ड रहता है, कड़ा रहता है, वैसे को खाते थे। तो इन सभी फूड रिसोर्सेस के को खाने के लिए उनके जो बिक्स हैं उनमें बहुत सारे वेरिएबिलिटी आ गई, विभिन्नता आ गई है ना। तो पॉपुलेशन ऑफ फिंचेस हैड फ्लोन फ्रॉम Ecuador, and according to availability of resources different population of finches become suited to environment of different island। तो इस प्रकार गलापागोस का जो अलग अलग आइलैंड था उसमें रहने के लिए फिंचेस में अलग अलग प्रकार के जो डिफरेंट कैरेक्टर्स जो है वो डेवलप हो गए। द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज बिकम बेटर सुटेड टू देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज एडॉप्टेशन। तो इस प्रकार अलग अलग इन्वायरमेंट में जीव अपने लाइफ के रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने के लिए, फूड के रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने के लिए, वहाँ पे अच्छे से रहने के लिए, जीने के लिए है ना, जो लाइफ के स्ट्रगल के दौरान उसमें उसके बॉडी में जो चेंज आता है वो आगे आने वाली उनकी जो ऑफस्प्रिंग्स होती हैं, जो संतति होती है उसमें भी वो डेवलप हो जाती है। तो कोई भी जीव जिस वातावरण में रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसके अनुसार अपने अंदर चेंज ले आया, यही कहलाता है एडॉप्टेशन। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम यहाँ पे इंडिया में हैं, हम लोग का बॉडी का जो स्किन का कलर है वो ब्राउनिश होता है ना। अगर अपन जो है वो अफ्रीका में चले जाएं तो अफ्रीका में चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट वेदर है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो हमारा स्किन कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। तो ये काला हो जाना मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम काले हो गए तो इसका कोई मतलब नहीं। काला होने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में पिगमेंट्स ज़्यादा बन रहे हैं जो हमको हीट को बर्दाश्त करने की है ना रेसिस्टेंट पावर हमारा बढ़ा रही है, तो इसलिए हमारा स्किन काला हो जाता है। तो ये कहलाता है एडॉप्टेशन। वेयर डायनासोर्स नॉट वेल adopted to the changing conditions of environment that they could not survive and become extinct, है ना। तो जो डायनासोर के बारे में हम पढ़ते हैं कि पहले डायनासोर हुआ करते थे पर अब नहीं हैं, तो वो शायद अपना जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए थे, जो कंडीशन चेंज हुई थी उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाए, उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाए, स्ट्रगल नहीं कर पाए, तो इसीलिए शायद डायनासोर जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो गए। हाउ डू यू थिंक द फिशेस ऑफ कुटुमसर केव्स अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट टू द केव। 9th में आपने कुटुमसर केव के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर कानी मछली के बारे में पढ़ा था जिसकी आँख जो है वो नहीं होती है, आइज़ जो है वो नहीं होती है। ब्लाइंड फिशेस के बारे में हमने पढ़ा है ना। तो वो क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर लाइट नहीं है, तो उसकी आइज़ क्या हो गई, ब्लाइंड हो गई, उसकी आँखें जो है वो अंधी हो गई और वो कानी मछली कहलाने लगी। तो वो क्या है, वो मछली जो है वो कुटुमसर गुफा में किसी बाढ़ के दौरान, किसी फ्लड के दौरान पानी के साथ बह के वहाँ पर आ गई, लेकिन जब बाढ़ का पानी उतरा, फ्लड का पानी जो है वो नीचे हुआ, तो वो मछली उसी गुफा में रह गई और उस गुफा में पानी की मात्रा काफ़ी मतलब भरा हुआ ही था, तो वहाँ पे सरवाइव करने के लिए वो मछली कानी हो गई, उसकी आइज़ जो है वो ब्लाइंड हो गई क्योंकि उसको वहाँ पर लाइट मिल नहीं रही थी, है ना। तो ये होता है एडॉप्टेशन। Darwin had observed that the fishes of Galapagos were so varied that finches of one island could not be bred with finches of another island। डार्विन ने ये भी देखा कि गलापागोस के जो आइलैंड्स हैं उसमें एक आइलैंड में रहने वाले फिंचेस का दूसरे आइलैंड में रहने वाले फिंचेस से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो आपस में ब्रीड नहीं करते।
the evolution of organisms such that they vary so much as not being able to interbreed has been considered as the process of speciation. The process may fast due to natural climates or slow otherwise. तो इस प्रकार जो फिंचेस अलग अलग आइलैंड गलापागोस के आइलैंड में अलग अलग रहने लगे, उनमें जो चेंजेस आया, उनमें आपस में ब्रीडिंग नहीं होती थी, तो अलग अलग वो फिंच जो है वो एक ही आइलैंड के थे, लेकिन किसी कारण से आइलैंड जो है वो टूट कर अलग अलग हो गए। तो अलग अलग आइलैंड में जो उनके रिसोर्सेज थे उसके आधार पर फिंच में अलग अलग वेराइटीज़ उत्पन्न हो गए। तो इस प्रकार अलग अलग वेराइटी का बनना ही कहलाता है प्रजातिकरण, स्पेसिएशन। ओके, देन व्हाट आर स्पीसीज? Species were considered to be those group of organisms even during Darwin's time that could sexually interbreed and produce offsprings that were variable. Meanings here is having a ability to reproduce. डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता रहा है जो आपस में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार प्रजाति की परिभाषा को जैविक प्रजाति माना जाता है। मीन्स फॉर एग्जांपल के लिए जो टाइगर हैं उनके अलग अलग 3 स्पीसीज, लॉयन, टाइगर एंड पैंथर। तो टाइगर और टाइगर में रिप्रोडक्शन हो सकता है, पैंथर और पैंथर में रिप्रोडक्शन हो सकता है, लायन और लायन में रिप्रोडक्शन हो सकता है, पर लायन और टाइगर में नहीं हो सकता। तो लायन एक अलग स्पीसीज़ हो गया, टाइगर एक अलग स्पीसीज़ हो गया और पैंथर जो है वो एक अलग स्पीसीज़ हो गया। द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू इंटरप्रीट सेक्सुअली इज कंसिडर्ड एज बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या माना जाता है? जैविक प्रजाति या बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट माना जाता है। डार्विन वाज कंसर्न्ड रिगार्डिंग द डेफिनेशन एज ही हैड ऑब्जर्व्ड सेवरल स्पीसीज ऑफ टर्टल्स, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा। डार्विन को बहुत सारे ऐसे उदाहरण कछुए में, छिपकली के प्रजाति में मिला जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी इतनी ज़्यादा भिन्नता थी कि उसको एक नया स्पीसीज मानना, नई प्रजाति मानना बेहतर होता। That could interbreed but were so varied that it would have been better to consider them as a new species. Though the definition of biological species has helped us to organize them under the schema of the system of classification from 2 kingdom to 5 kingdom, etc. It has not helped us in organization group of organisms like bacteria, certain plants, etc. that reproduce asexually. तो यहाँ पर जैविक प्रजाति की भाषा को, अगर हम परिभाषा को हम देखें तो जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, वर्गीकरण पढ़ा था, उसको व्यवस्थित करने में हमको ये मददगार सिद्ध हुई, हमको हेल्प मिला इससे। पर ऐसे जीवों की प्रजाति के बारे में कुछ भी ये वर्गीकरण सिद्ध नहीं कर पाता कि जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियास हैं, कुछ जीवाणु हैं, है ना, कुछ प्लांट्स वगैरह हैं। तो उसमें हम रिप्रोडक्शन के आधार पर इसको स्पीसीज़ में डिवाइड करना, ये जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे हेल्प नहीं कर पाती। डार्विन हैड बीन conducting experiment to find out how variation come to occur among organisms and how they were inherited. He had conducted extensive experiment on plant like Mirabilis, the 9 o'clock plant, and animals like pigeon. Quite unknown to him, a contemporary of Darwin, George John Mendel, and actually described the process by extensive experiment that we study about in chapter 15, heredity.
तो किसी भी प्राकृतिक आपदा से या आवास या खाद्य संसाधन में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना होती है, स्पेसिएशन होने की चांसेस होते हैं। तो जो वेरिएशन होता है ये कैसे उत्पन्न होता है, विविधता कैसे उत्पन्न होती है, इससे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे। इस दिशा में डार्विन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और कुछ प्लांट्स के साथ उन्होंने किया, कुछ एनिमल्स के साथ उन्होंने किया, जैसे मिराबेलिस जलापा यानी 4 o'clock प्लांट आप लोगों ने नाम सुना होगा, और पिजन यानी कबूतर में ये सब एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो विविधताओं के साधन के बारे में डार्विन के ही एक अन्य जो साइंटिस्ट थे जॉन मेंडल, इसके बारे में हम आगे के लेसन 15 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हेरिडिटी चैप्टर अनुवांशिकी में। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया था और इन्होंने किस प्रकार योगदान दिया, कैसे इन्होंने हेरिडिटी को समझाया था, ये हम लेसन 15 में पढ़ेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और आप लोग अपने स्तर पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम जब भी क्लास लगेगी, हमारी स्कूल खुलेगी, है ना, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करके रखिए, हम फेस टू फेस आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी पढ़ाई से संबंधित उसको क्लियर करेंगे। ओके।